नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास पोल। आज बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो हिंदुस्तान में आजादी से लेकर आज तक देश के हर राजनीतिक दल ने हिंदुस्तान के मतदाताओं को, देश के नागरिकों को लॉलीपॉप दिखाकर ऐसा झूठ परोसा है और उस झूठ का नाम होता है घोषणा पत्र। एक ऐसा घोषणा पत्र जो हर चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल लाता है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल ने अपना पूरा घोषणा पत्र कभी भी, बल्कि शायद कई जगह पर तो 50% भी उसको पूरा नहीं किया। कई जगह तो इसका अनुपात 2-4% भी हो तो बहुत बड़ी बात होती है। और देश की जनता को भी अब ये झूठ घोषणा पत्र एक तरीके से स्वीकार्य हो गया। लेकिन हम कह रहे क्या बदलते युग में जब हम नैतिकता की, सत्यता की बातें करते हैं, वोटों को एजुकेटेड करके वोट मांगने की बात करते हैं, तो क्या ऐसे में एक झूठ का पुलिंदा लोगों के सामने रखना और मीडिया ने उसको पब्लिश करना, क्या ये छलावा नहीं है? अगर है तो उस पर बोलना चाहिए। और इसलिए हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं, क्या राजनीतिक दल जो घोषणा पत्र देते हैं उसको एफिडेविट पर लिखकर लेना चाहिए, और अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए। इस पर आज का बिंदास बोल रखा है। आखिर देश का इस जनता के साथ होने वाला ये छलावा कभी तो रुकना चाहिए, और इसलिए चुनाव सुधारों का एक महत्वपूर्ण मांग के साथ आज का बिंदास हम शुरू करें। हमेशा की तरह स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आज लोग हमें याद दिलाएं किस दिल ने कब क्या कहा था और पूरा कैसे नहीं हुआ। हमने भी आपके लिए, खास करके जिन 5 राज्यों में चुनाव है, वहां के सत्ताधारियों ने पिछली बार क्या कहा था, यह जानकारी लाई। पहले मुद्दा, उत्तर प्रदेश में 2012 में हुए विधानसभा चुनाव को एक तरफा जीतकर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। समाजवादी पार्टी को मिली इस महाविजय में पार्टी द्वारा बनाए गए घोषणा पत्र की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इसमें जनता से लोक लुभावन वायदे किए गए थे। समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया था। आज फिर सपा ने जनता के सामने लोक लुभावन वादे कर दिए हैं। जी हाँ, केवल सपा ही नहीं, कांग्रेस, भाजपा, बसपा और केजरीवाल के साथ सभी पार्टियां जनता के सामने झूठे वादे करती हैं। जनता को नए नए सपने दिखाकर सत्ता का सुख भोगा जाता है, लेकिन जब वादों को पूरा करने की बात आती है तो कोई भी पार्टी 10 से 20% वादों को ही पूरा कर पाती है। तो ऐसे में जनता के साथ हर पार्टी का सबसे बड़ा धोखा तो यही हो जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या राजनीतिक दलों को वादे करने और उन्हें निभाने का कोई मापदंड होना चाहिए? क्या राजनीतिक दलों को वादों को पूरा करने की कोई सीमा होनी चाहिए? क्या वादा पूरा नहीं होने पर ऐसे राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा? क्या चुनाव आयोग को ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द नहीं कर देनी चाहिए? क्योंकि राजनीतिक दल जनता से झूठे वादे करके सत्ता में आ जाते हैं। अगर कोई राजनीतिक दल झूठे वादों के साथ सत्ता में आता है तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। केवल पैसा लेना ही भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, झूठ के सहारे वोट लेना भी भ्रष्टाचार के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है जब उससे किए गए वायदे पूरे नहीं होते। अगले चुनाव के लिए ये राजनीतिक दल नए वायदों के साथ जनता के सामने आ जाते हैं। ऐसे में क्यों ना इन राजनीतिक दलों को अगले चुनाव लड़ने से रोका जाए। चुनावी वादों को पूरा करने की कुछ सीमा चुनाव आयोग बनाए। अगर कोई राजनीतिक दल चुनावी वादों को पूरा करने के लिए काम नहीं करता और वादे पूरे नहीं करता तो उस पर निर्णय लेने का हक भी जनता को दिया जाए। ऐसे में सभी राजनीतिक दल लोक लुभावन चुनावी वायदे करने से बचेंगे। फिर ये राजनीतिक दल वही वायदे करेंगे जिन्हें वो पूरा कर सके। ऐसे में जनता को भी धोखा नहीं होगा। राजनीतिक दलों के इस खुले भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है, नहीं तो कभी भी देश के राजनीतिक दल जनता के हक में काम नहीं करेंगे। अब हम कॉलर भी लेंगे और एक एक करके एक एक राजनीतिक दल, उसका पिछला घोषणा पत्र और इस बार के घोषणा पत्र में क्या फर्क है। अगर आपको याद है तो कॉल करके हमको जरूर बताइए कि आपको भी क्या झूठा वादा किया गया था। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
जी, मैं हरिओम पवार बोल रहा हूँ मेरठ से। बोलिए मैं पवार जी। चौहान साहब आपके इस मुहिम का मैं घोर समर्थक और हृदय से स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं कानून का अध्यापक रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही सार्थक और बहुत ही आवश्यक प्रश्न आपने उठाया कि घोषणा पत्र अगर एफिडेविट में होंगे तो हम इन घोषणा पत्रों को जारी करने वाली सरकारों के खिलाफ अगर वो पूरे नहीं करते तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपने ये मुहिम चलाई, आपको असंख्य बधाइयां, अनंत शुभकामनाएं और इस मुहिम का बहुत बहुत समर्थन। काश पूरे देश में ये मुहिम एक आंदोलन बन जाए तो चुनाव घोषणा पत्र में झूठी घोषणाएं होना बंद हो जाएंगी और वो सोच समझ कर वादे करेंगे, वही वादे करेंगे सब राजनीतिक दल जिनको पूरे कर सके। मैंने आपको बधाई देने के लिए फोन किया। बिल्कुल हरिओम पवार जी, आप एक विश्वविख्यात कवि है, देश भर में दुनिया भर में प्रवास करते हैं। इसके ऊपर आपका कोई निजी अनुभव या लोगों से सुनी हुई बातें जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो घोषणा पत्रों में मुफ्त कोई चीज बांटने का प्रलोभन दिया जाता है, ये तो रिश्वत है। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, सीधे सीधे उल्लंघन है। ये तो कानूनी रूप से आप ये कहना कि हम आपको ये फ्री बांट देंगे, हम आपको ये फ्री बांट देंगे, हम आपको वो फ्री बांट देंगे। और रिश्वत क्या होती है? हाँ। और झूठे वादे करना एक तरह से जनता को धोखा देना ही है। जो आप बोल रहे थे अभी, मैं उसका 100% समर्थन करता हूं और मैं महसूस करता हूं कि ये मुद्दा अब तक किसी ने 68 सालों में उठाया क्यों नहीं। आपने इस मुद्दे को उठाकर सचमुच देश की उस जनता का बहुत भला किया है जो जनता अपने राजनीतिक दलों से झूठे वादे करने के से दुखी है और नहीं चाहती कि वो बार बार झूठे वादे जनता करे। बिल्कुल पवार जी, अगर आप ये देखेंगे कि कई जगह पर गरीब को कुछ समय के लिए फ्री में अन्न देना, चावल देना, थोड़ी देर के लिए इसका समर्थन भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप का समर्थन कैसे हो सकता है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप गरीब को अवसर दो, उसको रोजगार दो, उसको समर्थ बनाओ, उसको भिखारी क्यों बनाए रखना चाहते हो? इस देश की जनता को भिखारी बनाने की परंपरा राजनेताओं ने डाल दी। क्या इन राजनीतिक दलों के बाप का पैसा है हिंदुस्तान की संपत्ति जो ये उसको बांट करके दाता बनना चाहते हैं? आप जनता को, गरीब जनता को अवसर दीजिए, उनके लिए रोजगार का अवसर दीजिए, उनके यहाँ इंडस्ट्री खोलिए, उनके यहाँ छोटे कुटीर उद्योग खोलिए, उनको मौका दीजिए, उनको मुफ्त की आदत मत डालिए। किसी भी मुल्क में मुफ्त की आदत पड़ेगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की जो जनता है, गरीब जनता के भी हाथों से काम लीजिए ताकि उनके हाथों का काम हिंदुस्तान की पूंजी बनेगी, हिंदुस्तान की संपदा बनेगी और आने वाली गरीब पीढ़ियों का सहारा बनेगी। इस तरह से किसी को लैपटॉप बांट दो, किसी को मोटरसाइकिल बांट दो, किसी को ये बांट दो, किसी को, ये शुद्ध रिश्वत है और चुनाव आयोग को इसको रिश्वत मान के इसकी घोर निंदा करना चाहिए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। आपका ये घोर बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है कि इनसे घोषणा पत्र जारी ना करें, ये एफिडेविट दें कि हम ये करेंगे, ताकि वो पूरा ना कर सके तो एफिडेविट के आधार पर इनके खिलाफ अदालत में कानूनी कार्रवाई की जा सके। इनको अपराधी की तरह अदालत में खड़ा कर दिया जाए कि आपने जनता से झूठा वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया, अब आप केस फेस कीजिएगा। वाह, धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ हरिओम पवार जी, धन्यवाद। हमारे साथ विश्वविख्यात कवि हरिओम पवार जी थे और उन्होंने इस मुहिम का समर्थन किया है। आप भी इस मुहिम का समर्थन कर सकते हैं। आपने यहाँ पर, आपका विधायक भी घोषणा पत्र देता है, उसको भी कहिए कि केवल ऐसा चुनावी 2 रुपये 5 रुपये में छपा हुआ पुस्तक नहीं चाहिए। और खास करके मैं मीडिया के मित्रों को आग्रह करता हूं जो घोषणा पत्र के कार्यक्रमों में जाते हैं वो कहें कि स्टैम्प की पैसे हम देने के लिए तैयार है, स्टैम्प पे छापो, एफिडेविट करो और फिर लोगों के सामने लेके आओ। ये 70 सालों से चला आ रहा झूठ का छलावा अब नहीं चलना चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? ये घोषणा पत्र के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए। जी, मैं संदीप कुमार बोल रहा हूँ कानपुर से। बोलिए बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। घोषणा पत्र किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, इससे जनता को क्या लाभ है? कुछ नहीं। जी, घोषणा पत्र में जो वादे होते हैं उनको अगर जनता को सामने प्रस्तुत किया जाता है, ये घोषणा पत्र ना होकर अगर जनता के सामने साथ चुनाव लड़ा जाए तो जनता का लाभ हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको एक एक करके अब कुछ राज्यों का भी हाल दिखाएंगे। 2012 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो घोषणा पत्र दिया था, देखिए।
सपा ने 2012 में कहा था शहरों को 22 घंटे और गांवों को 20 घंटे बिजली दी जाएगी। यूपी में वादे के 5 साल बाद भी कई गांवों में बिजली नहीं, कई शहरों में 12 से 13 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही। वहीं 2017 के घोषणा पत्र में अखिलेश ने 24 घंटे बिजली देने का वादा कर दिया। सपा के 2012 चुनावी घोषणा पत्र में वादा था बुनकरों को फ्री बिजली दी जाएगी। यूपी के बुनकरों का कहना है उन्हें पैसा चुकाने के बावजूद भी बिजली नहीं मिल रही। समाजवादी पार्टी एक बार फिर किसानों और बुनकरों को धोखा देना चाह रही है। 2012 में सपा ने किसानों को 4% ऋण देने की बात कही थी, जो अभी तक नहीं मिला। 65 साल की उम्र से किसानों को पेंशन मिलेगी, लेकिन पेंशन के नाम पर सिर्फ धोखेबाजी हो रही है। सपा ने 2012 में कहा था किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, लेकिन किसानों की अनुमति के बिना सपा गुंडे ऐसा कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए प्रदेश में सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएंगी, 2012 में कहा था सपा ने। अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाएगा, यूपी में मुलायम सिंह के घोषणा पत्र में था। न तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई और न अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिला। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी सपा ने 2012 में। अभी भी युवा 12,000 रुपए के बेरोजगार भत्ते के लिए परेशान है। रिक्शा चालकों के लिए बैटरी सोलर ऊर्जा रिक्शा देने का वादा किया था। रिक्शा चालकों को रिक्शा मिलना तो दूर, रिक्शा चालकों को ही खत्म कर दिया गया। बीपीएल योजना के तहत प्रदेश में महिलाओं को 2 साड़ी और बुजुर्गों को 2 कंबल देने का वादा किया था 2012 में। शायद ही किसी महिला को साड़ी और बुजुर्ग को कंबल मिला। लोगों का आरोप है सारी योजना के पैसे सपा नेताओं ने खा लिए। ऐसे में 2017 में नए वादे कर दिए लोगों को बहकाने के लिए। क्या वाकई नेता जनता को पागल समझते हैं? हम आपको वीडियो दिखाते हैं 2012 का। देखिए, कहते हैं कि इसके खिलाफ हैं, क्या नाम, कंप्यूटर के 12वीं पास सभी विद्यार्थियों को एक लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा और कक्षा 10 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराई जाएगी। क्यों नहीं होगा इंग्लिश सॉफ्टवेयर? हिंदी देंगे, उर्दू देंगे और आज तो किस भी चला सकते हैं। किसान और खेती, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारे देश की कृषि के आधार पर हम सुधार सकते हैं, क्योंकि कृषि प्रधान देश माना जाता रहा और सब कहते भी हैं, और अभी तक कृषि की और किसानों की उपेक्षा हुई है, और उसी के कारण है कि हमारा देश पीछे रह गया। और जिन देशों ने कृषि को प्राथमिकता दी है वही देश आगे हैं। आज विश्व के स्तर पर आप देखेंगे, चाहे अमेरिका भी हो, यूरोप के सारे देश, हमने चीन जैसे देश ने भी कृषि को प्राथमिकता दी और वहां की अर्थव्यवस्था हमसे बेहतर हो। तो समाजवादी पार्टी हमेशा से कृषि को प्राथमिकता देते हुए, और इस चुनाव में भी आप देख रहे हैं कि कृषि को ही हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। और दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य। देश के नागरिक शिक्षित हों, स्वस्थ हों, वही देश मजबूत है। ये कोशिश है समाजवादी पार्टी की, आपको भी दे दिया जाएगा, आप पढ़ भी लेंगे। और इसी के साथ साथ बेरोजगारी, रोजगार एवं उद्योग धंधे। मुलायम सिंह जी उस घोषणा पत्र को पढ़ रहे थे, ढूंढ रहे थे उसमें क्या लिखा है। मैं दावा करता हूं कि 5 साल में दोबारा कभी नहीं पढ़ा होगा। बात केवल समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश में दोबारा लड़ रही है। पिछली बार सत्ता में थी तो हमने इनका घोषणा पत्र दिखाया। हम आपको उत्तराखंड में कांग्रेस का, गोवा में भाजपा का और पंजाब में अकालियों का भी क्या हाल रहा, और खास करके दिल्ली में केजरीवाल का, ये भी दिखाएंगे। लेकिन पहले अभी हम बात यूपी की करते हैं। 2012 के इस घोषणा पत्र का क्या हाल रहा। अगर आप उत्तर प्रदेश के दर्शक हैं तो कॉल करके जरूर बताएं। दरम्यान कई कॉलर से वेटिंग में हैं, उनसे बात करते हैं। जय हिंद जी। ये घोषणा पत्रों में दलितों और मुस्लिमों के लिए घोषणाएं तो होती है, लेकिन इसमें हिंदुओं को वो चीज आती है और दलित यानी हिंदू, SC, ST, OBC को बांटा जाता है, जबकि मुस्लिमों को शिया सुन्नी के रूप में अरब और चर्च का बिकाऊ मीडिया नहीं बोलता है, क्योंकि ताकि मुस्लिमों की एकता रहे और वोट जो है सीधे एक से पड़े। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल ना हो, जबकि पाक SI का दलाल मीडिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ रहा है, जबकि
उधर चर्च और पेटा का दलाल मीडिया जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का दम भरता है। इसमें मीडिया को जेल होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ने, और इस पर सत्यमेव जयते का आमिर खान, सलमान खान, बिल्कुल। चलिए, जिस प्रकार से ये पूरा खेल है, आपकी प्रतिक्रिया तल्ख आना स्वाभाविक है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर, चुनाव का जो ये घोषणा पत्र का जुमला है, ये एक उत्तर प्रदेश या पंजाब या और किसी प्रांत में नहीं, जैसे कि राजस्थान में भी इसको पेश किया गया। पूरे, और पूरे मैं कहता हूं कि आजादी के बाद 70 सालों में पूरे देश में अनुपात कम ज्यादा हो सकता है, हर राजनीतिक दल ने छलावा किया है। तो इसलिए इसको एफिडेविट पर लेना, वो भी मुहर लगाकर, वो भी नोटराइज करके, कोर्ट में सबमिट करके, फिर जनता के सामने लाओ तो हम उसको मीडिया वाले छापेंगे, ऐसा हमने कहना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूं हिंदुस्तान के तमाम मीडिया के मित्रों को कि आप केवल रंगीन छापे हुए एफिडेविट को मत दिखाइए। कहिए कि अगर आपके पास ये पुख्ता योजना है तो आप इसको एफिडेविट पर दीजिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी। हाँ, तो ये घोषणा पत्र जो सरकारी के जो ये नेता लोग जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये सब जनता को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। इस देश के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सेवाएं, इसके ऊपर ध्यान दे तो पूरा देश सुखी हो सकता है। आजकल पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूलें नहीं है और किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो ये सुविधाएं अगर सरकार मुहैया कराती है तो जनता के लिए सबसे बड़े सुख की बात है। और ये राजकारणी जो है, नेता लोग हैं, वो ऐसी ऐसी योजनाएं लगाकर अपने जेब भरते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको अखिलेश यादव ने अब 2017 में जो घोषणा पत्र घोषित किया उसको सुनवाते हैं। कुछ पिछले बार का रिपीट भी है, कुछ नया है। पिछली बार का क्या हुआ इसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, देखिए। जहां घोषणा पत्र 2017 के चुनाव के लिए जहां हम आपके बीच में रख रहे हैं, जो घोषणा पत्र 2012 में नेताजी और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो बना करके जनता के बीच में रखा था, उसका जहां समर्थन मिला, सरकार बनने के बाद उनको तमाम चीजों को पूरा करने का काम भी समाजवादी सरकार ने किया है। सरकार बनाने के लिए जनता के बीच में जो घोषणा पत्र रखा जा रहा है, मैं समझता हूं वो संकल्प के साथ हम उस घोषणा पत्र को जनता के बीच में रख रहे हैं आपके माध्यम से। मैंने कहा था कि अगर 5 महीने आप काम कर लोगे तो आपको 5 साल की सरकार मिलेगी। और जो बात समाजवादियों के लिए कही जाती है कि कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, मैं समझता हूं हमारा समाजवादियों का ऐसा ही घोषणा पत्र है। इसी तरह का काम करने की आदत है हम लोगों को। हम तो कहते हैं दूसरे दल के लोगों से, क्योंकि टीवी पे बहुत सुनते हैं उनको, न जाने कौन कौन सी बातें, न जाने कौन कौन से सपने दिखाए जा रहे हैं। कोई पार्टी लगी है कि हम समीकरण बनाना चाहते हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं कि हम आपके शुभचिंतक हैं। लेकिन सही मायने में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि गरीब किसान। चुनावी इस कॉल के दौरान अखिलेश यादव ने क्या बोला, पूरा भाषण तो यहाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन जो मेन घोषणा इस बार की है उसको दिखाते हैं। यह कार्यक्रम यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। हम अगली बार उन दलों को इसको लेकर सवाल पूछेंगे और इस चुनाव में भी हम अगले जितना भी समय वोटिंग तक है, जिस भी दल को मिलेंगे उस दल को हम ये कहेंगे कि आपका पिछला घोषणा पत्र ये था, ये वादे थे और ये सच्चाई है। चलिए हम आपको कॉलर के पास लेके चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, सुरेश चौहान के जी, मैं दिल्ली से सरफराज बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके बैकएंड में जो फोटो आपने दिखा रखा है, आपके पास सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, आप लेकिन सबका दिखा रखा है। सर हमारे पास अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, एक बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी दिख रही है। अगर ये जो देखिए, ये लोकसभा के समय का है, राजनाथ सिंह अध्यक्ष है। जरा पूरा देखते जाइए फिर बात करते जाइए। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, मेरा ये सवाल है आपसे, इनसे मैनिफेस्टो जो जारी किया है, क्या ये मैनिफेस्टो जमीनी स्तर पे आ जाएगा, जैसे कि पहले भी वादे हुए थे? ये आता ही नहीं है ना भाई साहब, इसीलिए तो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जमीनी स्तर पे कहाँ तक आएगा? यूपी 100 लॉन्च किया है, उस पे भी कोई ऐसा कोई ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। यूपी 100 पे जगह जगह शिकायतें आ रही है कि वो टाइम पे नहीं पहुंच रही है गाड़ी। तो पब्लिक बहुत समझदार होगी, सब जानती है एक्चुअल स्थिति। तो
बिल्कुल, लेकिन कब तक मूर्ख बनते रहेंगे, कब तक झूठ को सहते रहेंगे। और इस युग में इंफॉर्मेशन के, जहां पर अभी हम एक गूगल में सर्च करेंगे तो पिछले तमाम सारे घोषणा पत्रों को हम सामने ला सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कहीं पर भी किसी पत्रकार ने भी किसी राजनीतिक दल को पिछले बार क्या हुआ ये नहीं पूछा है, क्योंकि पार्टियों के विज्ञापन जो लेने होते हैं, पार्टियों के पॉलिटिकल डील जो करने होते हैं, और इन दिनों में जो पेड मीडिया की, उस पर मैं अलग से बिंदास बोल करने वाला हूं, जो पेड न्यूज से लेकर तमाम बातें जो की जाती है उसको लेकर भी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वो है घोषणा पत्र के झूठ की। कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए कारण आपके सामने, आपके टीवी पे। लोक लुभावन वादों की होड़ लगना राजनीतिक दलों में। राजनीतिक दल जनता को झूठे वादे करके सत्ता में आ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद ये राजनीतिक दल अपने वादों को भूल जाते हैं। कोई कहता है फ्री में खाना दूंगा, तो कोई कहता है आपको काम करने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है आपको फ्री में घर मकान दिए जाएंगे। जनता के साथ झूठ बोलना, जनता से झूठे वादे करके राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती हैं। इन वादों को सत्ता में आने के बाद कभी पूरा नहीं किया जाता। सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी और अपनों का पेट भरने की सोचते हैं। ऐसे में आम जनता से किए गए वादों को कभी पूरा नहीं किया जाता। राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। राजनीतिक पार्टियों को पता है कि उन्हें कोई नहीं पूछने वाला कि उन्होंने झूठे घोषणा पत्र बनाए हैं, क्योंकि इस झूठ को पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जैसा चाहें वैसा लोक लुभावन घोषणा पत्र दे सकती हैं। चुनाव आयोग का झूठे घोषणा पत्र पर संज्ञान नहीं लेना। कांग्रेस, भाजपा, सपा और बहुजन से लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी करती हैं। चुनाव जीतने के बाद ये पार्टियां अपने घोषणा पत्र को रद्दी में डाल देती हैं, क्योंकि इन्हें अपने घोषणा पत्र पर कोई कार्रवाई तो करनी होती नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग को समय समय पर इन सरकारों को उनके घोषणा पत्र के बारे में याद दिलाना चाहिए। जनता झूठे वादों की वजह से गुमराह होती। अभी अखिलेश यादव ने जनता के सामने नया घोषणा पत्र जारी किया है। अखिलेश यादव ने पुराने वादों को अभी तक पूरा नहीं किया है। वही जनता से नए वादे कर दिए, वो भी ऐसे वादे हैं जो पूरे हो ही नहीं सकते। ऐसे में जनता को फिर से गुमराह किए जाने की कोशिश हो रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। क्या कहना है आपका? सर ये कहना है कि ये जितनी भी ये पार्टियां हैं, ये सिर्फ ये घोषणा पत्र करके जनता को बेवकूफ बनाती रहेंगी या जनता के लिए कुछ करेंगे भी नहीं। चुनाव आयोग इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेता कि ये घोषणा पत्र जो जारी करते हैं, अगर उसे वो अमल नहीं किए तो फिर उनको चुनाव में भाग लेने का चुनाव आयोग क्यों नहीं रोक लगा देता है? जैसे कभी जुमला पार्टी, एक शब्द निकल गया जुमला पार्टी, ये भी जुमलाबाजी कर रहा है घोषणा पत्र जारी करके। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको जल्दी ही चुनाव आयोग का नंबर भी स्क्रीन पर चलाते हैं। क्या आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन पर कॉल करके पूछिए कि आखिर इस धोखाधड़ी के समय चुनाव आयोग चुप क्यों बैठता है, क्यों चुनाव आयोग इस पर एक्शन नहीं लेता, और क्यों 70 साल की झूठ को चुनाव आयोग नहीं सामने लाता। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ बोलिए। चौहान के जी जय हिंद। बोलिए। चौहान के जी जय हिंद, मैं दिल्ली से सरफराज बोल रहा हूँ। हाँ चौहान के जी, मैं दिल्ली से सरफराज बोल रहा हूँ। आपसे बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चुनावी पार्टियां जो चुनाव के टाइम पे जो घोषणा जारी करती है, ये बिल्कुल भी उसके बाद ये तो ऐसे सो जाते हैं जैसे कि कोई उसे शाहरुकार है ही नहीं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में एक चीज लानी चाहिए कि कोई भी पार्टी अगर उसको जारी करती है कोई भी घोषणा पत्र, तो ये उसके ऊपर दायित्व होता है कि वो उसको जो है पूरा करे और बिल्कुल। धन्यवाद। मैं कॉलर को कहूंगा कि मेरी बातों को और कॉलर की बातों को रिपीट करने बजाय आप अपने यहाँ का अनुभव बताइए। किसी भी चुनाव का होगा, किसी भी साल का होगा, किसी भी दल का होगा, चलेगा, लेकिन लोगों को रिकॉल होना चाहिए, याद आना चाहिए कि हाँ ये भी झूठ बोला गया था, हमारे साथ ठगा गया था और हमको ये याद आ रहा है। ये मंथन का समय है। ये चुनाव में जब हम सामने जा रहे हैं, हम अगर घर में कोई घड़ा भी लेते हैं पानी का तो उसको बजा के लेते हैं, लेकिन क्या आप जिसको वोट करने जा रहे हैं उस नेता को, उस दल को आप जांच परख के ले रहे हैं? इस सवाल का जवाब निश्चित तौर पर 100% आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके कई फैक्टर आपके दिमाग में होते हैं। लेकिन क्या आपके साथ झूठ का छलावा करने वाला कोई भी दल, उसको आप दोबारा चुनेंगे? नहीं।
अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ यूपी से। हाँ, एटा से। बोलिए। ये सर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 100 दिन के अंदर 10 लाख 12 लाख रुपया सब इंसान के सबके अकाउंटों में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर आए हैं और ये आपको भाजपा को नेता को पूछना चाहिए। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब हम ब्रेक पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम आपके सामने लेकर आएंगे पंजाब को भी, उत्तराखंड को भी, और भाजपा की सरकार जहां गोवा में है, जहां पर ऐसा झूठ बोला गया जो पूरा नहीं हुआ, जिस कारण बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर डिवीजन भी हुआ है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आएंगे, लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास पर, और बिंदास में मुद्दा लेकर आए हम चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी झूठ का पुलिंदा। पिछले 7 दशकों से हमारे साथ हो रहा चुनावी घोषणा पत्र के नाम से छलावा, इसके खिलाफ बोलने की आवाज उठाने की बारी आई है और उसका सॉल्यूशन लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमारा कहना है कि इस घोषणा पत्र को एफिडेविट के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तभी मीडिया छापे, तभी जनता इस पर भरोसा करे। अन्यथा जो दे रहे हैं इसके खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन दे। आखिर चुनाव आयोग का काम क्या है? मैं तो इस देश के चुनाव आयोग से, चुनाव व्यवस्था में सबसे ज्यादा नाराज हूं। इस देश में देश के खिलाफ बोलने वाले ओवैसी जैसे दरिंदे की पार्टी भी मान्यता जो रद्द नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, ऐसा चुनाव आयोग इस देश में करता क्या है? क्या केवल चुनाव की झूठी व्यवस्था की व्यवस्था करना यह चुनाव आयोग का काम है? क्यों नहीं पिछले बार किए हुए वादों का क्या हुआ, इस पर भी चुनाव आयोग काम करता। ये करने के लिए हम स्क्रीन पर नंबर आपके चला रहे हैं कि चुनाव आयोग में कॉल करके आप चुनाव आयोग को अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कुछ राज्यों के भी और विधानसभाओं के भी अलग से हेल्पलाइन नंबर चुनाव आयोग ने जो डिक्लेयर किए हैं या करेंगे, उन पर भी कॉल करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। हम आपको 2017 भाजपा का घोषणा पत्र पंजाब के लिए देखिए। नाल कहने जे तो जनधन अकाउंट आधार ए तो और एम तो मोबाइल, एदा जड़ा पूरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा, डिजिटल डेटा अवेलेबल है, ओदा सब तो वड्डा लाभ है वे कि जो गरीब आदमी की सहायता वास्ते ओनू समर्थन जाता है, लॉन्ग टर्म विच आरंभ विच असीं सबसिडी देने, ओनू समान सस्ता देने, लेकिन लॉन्ग टर्म विच सारा का सारा प्रत्यक्ष रूप से ओदे बैंक अकाउंट में जाएगा। यह एक व्यवस्था है जिदा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। कुकिंग गैस, एलपीजी गैस पूरा लागू हो चुका है। होर एरियाज कई स्टेटा ने केरोसिन ते पायलट प्रोजेक्ट किए, कई ने फर्टिलाइजर्स ते किए, और इस करके गरीब की सहायता वास्ते जो योजना सरकार दी होणगियां ਉਹਦੇ ਚ लीकेज घट होएगा। पंजाब दे विच साडी साझी सरकार ने एक जो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया कि उन्होंने पंजाब दे विच फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ਉਹਦੇ ਚ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं तो एक बार कहूंगा कि ये पूरा घोषणा पत्र आप दिन भर में आज सुन भी रहे होंगे और बार बार आपके सामने आएगा भी। अब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल वहां पर सत्ता में है। पिछले
5 साल पहले का चुनावी घोषणा पत्र मेरे हाथ में है, शिरोमणि अकाली दल का, जिसमें भाजपा पार्टनर है। मेन जो वहां की घोषणाएं थी उसमें कहा था शिरोमणि अकाली दल वहां पर फ्री लैपटॉप बांटने और 10 लाख जॉब को क्रिएट करने का आश्वासन देता है। जॉब क्रिएट हुए नहीं, अगर थोड़े बहुत हुए होंगे तो आबादी के अनुपात में और बदलते समय के साथ होते भी रहते, लेकिन 10 लाख का हिसाब इस बार दिया क्या? तो कुछ नहीं। फ्री लैपटॉप देने की 12वीं तक की छात्राओं की बात कही थी, कुछ जगहों पर बांटे, सारी जगह पर नहीं बांटे, डाटा कार्ड नहीं बांटे। इसके साथ साथ तमाम वो सारी घोषणाएं जो अकालियों ने और भाजपा ने पिछली बार पंजाब में की थी उस पर कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। जो मेन घोषणाएं थी इसमें तमाम ऐसे प्रकार की प्रोमिसेस की गई थी जो युवाओं को ध्यान में रखते हुए आकर्षित करने के लिए रखी गई थी। मैं ये आपके सामने एक एक करके पढ़ता भी रहूंगा, आपके कॉल भी लूंगा और हम एक एक राज्य को आपके सामने रखते जाएंगे। कई कॉलर अपनी बात कहना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? चलिए कॉलर के पास चलते हैं, बोलिए। हाँ, सुरेश चौहान के जी, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। मैं दिल्ली रोहिणी रिठाला से कमलेश चौहान बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, भारतवर्ष में सेकुलर क्या मुसलमान ही है या उनके रहनुमा पार्टियां हैं? हिंदू और बिल्कुल धन्यवाद। आपने जो मुद्दा उठाया, आज मैंने देखा अखिलेश यादव जी जब अपना घोषणा पत्र डिक्लेयर कर रहे थे तो अल्पसंख्यकों के बारे में उनको सवाल पूछा गया और उन्होंने उस पर जवाब दिया। क्या इस प्रकार का जवाब सारे दल जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, क्या ये जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है इसका उल्लंघन नहीं है? लेकिन क्या होता है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग कुछ नहीं करता और हम अब चुप बैठते। इस बार चुप नहीं बैठना है और इसलिए यह मुद्दा आपके सामने लाया। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हम कॉलर को कहेंगे कि जैसे कॉल कनेक्ट होता है आपके टीवी का आवाज म्यूट करिए, अन्यथा कुछ सेकंड आने वाला ये आवाज आपके कॉल को ठीक से आप रख नहीं पाएंगे। कॉलर, बोलिए। कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी जो पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली के तो मुद्दे पूरे नहीं किए वादे अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने केजरीवाल की मुद्दा निकाला ही है और हमको 1 घंटे में सारे लोगों की बात पूरी करनी है तो हम इसकी भी बात निकाल लेते हैं। हालांकि जो हम पंजाब की बात कर रहे थे उनमें नशा कारोबार के ऊपर रोक लगाएंगे ऐसी जो बात कही थी, ये उल्टा अब आरोप लग रहा है मजीठिया जो कि बादल परिवार के दामाद थे उन्हीं पे लग रहा है और उसको वो कम से कम पब्लिक परसेप्शन में तो कम नहीं कर पाए हैं। ये सत्य है। ऐसे तमाम अकालियों के वादे भी हम सोशल मीडिया पर हमारे साइट पे डाल रहे हैं। सुदर्शन केवल बिंदास में बोल में नहीं तो अन्य समय पर भी इस मुद्दे को उठाता रहेगा, इसमें भी आएंगे और ये सारे बातें हम आपके सामने रखेंगे। किसानों को ऑर्गेनिक फूड के लिए प्रोत्साहित करने की भी बात इसमें कही थी, ये भी सामने नहीं आई है। बात यहाँ पर सबसे महाझूठ परोसने का अगर हिंदुस्तान में किसी ने रिकॉर्ड बनाया होगा तो केजरीवाल का है और इसलिए हम केजरीवाल ने क्या कहा था यह आपको दिखाते हैं। केजरीवाल घोषणा पत्र पैकेज। आइए आपको बताते हैं केजरीवाल के वादे। क्या वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से, जिसमें 10% भी पूरे नहीं हुए। 3 महीने में स्वराज कानून पास करके सारी शक्ति जनता को दी जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकारी काम में पारदर्शिता के लिए सूचना और तकनीक को बढ़ावा देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई तकनीक नहीं आई है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कानून में बदलाव होंगे जैसे वादे किए थे केजरीवाल ने, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ जांच का वादा किया था, जो अभी तक नहीं हुआ है। प्रत्येक वार्ड को बांटकर मोहल्लों में बदला जाएगा। मोहल्ले में होने वाले कार्यों को सभा देखेगी, लेकिन अभी तक कोई सभा नहीं बनी है। शराब और ठेका बंद करने का निर्णय सभा लेगी, लेकिन सभा ही नहीं है तो शराबबंदी कहाँ। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की निगरानी सभा करेगी, लेकिन कुछ बना ही नहीं है अभी तक। गांवों में स्कूल और अस्पताल खोले जाएंगे, लेकिन अभी नींव तक नहीं रखी गई है अस्पतालों और स्कूलों की। टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा, जो अभी तक कहीं नहीं दिखाई देता।
थोक व खुदरा व्यापार में जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली में फ्री वाईफाई की सुविधा की घोषणा केजरीवाल ने की थी, लेकिन अभी तक कोई सुविधा सही से नहीं है। दिल्ली में सभी जगह स्ट्रीट लाइट की सुविधा की बात की थी, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट नहीं। दिल्ली को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने की बात की थी, लेकिन दिल्ली में चिकनगुनिया और ठंड से मरने वालों की संख्या बढ़ी। वहीं केजरीवाल ने अब पंजाब और गोवा में झूठे वादों की लिस्ट जारी करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में देखना ये है कि अब आगे केजरीवाल जनता को और कितना मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता तो बड़ी आसानी से केजरीवाल के सपनों में फंस गई है। ये तो हमने कुछ ही बताए। केजरीवाल के वादों की अगर बात हम पढ़ना भी शुरू करें तो 1 घंटे का कार्यक्रम कहीं पर भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल के तमाम वादे, सबसे बड़ा वादा जिसको लेकर ये राजनेता बने, संगठन बने, प्रसिद्ध बने, अपने भाषण में इन्होंने लोकपाल लाने की बात कही थी और पहली सरकार लोकपाल नहीं ला पाए इसलिए बलिदान करने की बात करने वाले केजरीवाल ने अब तक दिल्ली में लोकपाल नहीं लाया। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सुरेश अंकल, जय हिंद। बोलिए। मैं श्वेता बेटा मुंबई से। हाँ। पिछले 70 सालों से झूठे वादी कस्मों से ही हमारा हिंदुस्तान चल रहा था, मगर पिछले 3 सालों से मोदी जी ने देश की 125 करोड़ जनताओं को जगाया है और उन बहरूपीय नेताओं के मूर्ख से झूठे वादे का पर्दा हटाया है। अब देश की 125 करोड़ जनताओं को समझना होगा कौन सच्चे वादे करता है और कौन झूठे वादे करता है। जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद सर। हाँ। संजय जायसवाल बोल रहे हैं लखनऊ से। सर ये हम ये जानना चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो है इससे जो भी वादे पार्टियां करती हैं, नेता करते हैं और वादे जो पूरा नहीं करते हैं, तो इस पे क्या कार्रवाई उन नेताओं के खिलाफ जो है चुनाव आयोग? बिल्कुल, आपके सामने स्क्रीन पर नंबर चल रहा है चुनाव आयोग का, 011 वाला नंबर है, ये दिल्ली का नंबर है। आप इस पे कॉल करिए। इस वक्त बहुत लोग कॉल कर रहे होंगे तो बात भी नहीं हो सकती, हो सकता है इस वक्त कोई फ़ोन उठाने के लिए ना हो, तो वर्किंग आवर्स में कॉल करिए और सवाल पूछिए कि इस पर चुनाव आयोग ने क्या किया, अब तक नहीं किया, इस बार क्या करेगा, ये भी पूछ लीजिए। हम आपको केजरीवाल का ही वीडियो दिखाते हैं, देखिए। दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनावों के पहले अपना मैनिफेस्टो रिलीज करने में बहुत हर्ष हो रहा है। वैसे तो ये मैनिफेस्टो के अधिकतर पॉइंट्स पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। दिल्ली डायलॉग नाम से पिछले 3 महीने से दिल्ली के लोगों से लगातार बातचीत चल रही है और दिल्ली डायलॉग के जरिए समय समय पर अलग अलग मुद्दों और समाज के अलग अलग तबकों के बारे में कई सारी घोषणाएं की जा चुकी है, कई सारे एक्शन पॉइंट्स बताए जा चुके हैं। हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, हमारा मैनिफेस्टो एक तरह से बहुत पवित्र डॉक्यूमेंट है। ये हमारे लिए गीता की तरह है, ये हमारे लिए बाइबल की तरह है, ये हमारे लिए कुरान की तरह है, ये हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब की तरह है। अगले 5 साल आम आदमी पार्टी क्या करेगी, ये मैनिफेस्टो हमारे हर एक्शन को गाइड करने वाला है। पिछली बार भी हम लोगों ने जो कुछ कहा उन्होंने। अब मैं आपको यहां पर रोक रहा हूं, मैं आपको दोबारा सुनाता हूं कितना महापाप केजरीवाल करे, कितना महाझूठ, ये झूठों के भी बाप निकले। सारे राजनीतिक दल, मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का हर राजनीतिक दल घोषणा पत्र में कम ज्यादा अनुपात में झूठ बोलता है, लेकिन इस झूठ के पुलिंदों को घोषणा पत्र कहते हैं, कहीं पर वचननामा कहते हैं, लेकिन केजरीवाल इसको गुरु ग्रंथ साहब के साथ, बाइबल के साथ, कुरान के साथ जोड़ रहे हैं। इतना बड़ा झूठ और इसके बावजूद कुछ भी नहीं करना। दोबारा सुनाते हैं। तो दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनावों के पहले अपना मैनिफेस्टो रिलीज करने में बहुत हर्ष हो रहा है। वैसे तो ये मैनिफेस्टो के अधिकतर पॉइंट्स पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। दिल्ली डायलॉग नाम से पिछले 3 महीने से दिल्ली के लोगों से लगातार बातचीत चल रही है
और दिल्ली डायलॉग के जरिए समय समय पर अलग अलग मुद्दों और समाज के अलग अलग तबकों के बारे में कई सारी घोषणाएं की जा चुकी है, कई सारे एक्शन पॉइंट्स बताए जा चुके हैं। हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए हमारा मैनिफेस्टो एक तरह से बहुत पवित्र डॉक्यूमेंट है। ये हमारे लिए गीता की तरह है, ये हमारे लिए बाइबल की तरह है, ये हमारे लिए कुरान की तरह है, ये हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब की तरह है। जैसे कोई गुंडा मवाली, जैसे कोई डकैत कोर्ट में खड़े रहकर गीता, कुरान, भगवान के तमाम ग्रंथों के ऊपर हाथ रखकर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस देश के कुछ राजनेताओं ने उससे भी बुरा हाल किया है और फिर भी लोकतांत्रिक सरकार का नाम लेकर आगे बढ़ने का ड्रामा कर रहे हैं। क्या ये आप अभी भी सहेंगे? क्या कभी तो बोलेंगे? क्या बोलने की यह समय सही नहीं है, राइट टाइम नहीं है? और कितने साल तक लूटने, ठगने और इस छलावे के लिए चुप बैठकर सहते रहेंगे? मैं कहता हूं कि 2017 से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और हर राजनेता को इसके बारे में सवाल पूछना चाहिए। अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो क्या होगा परिणाम? आपको परिणाम दिखाते हैं। राजनीतिक पार्टियां लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी करती रहेंगी। कोई कहता है किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी, कोई कहता है गरीबों को फ्री खाना दिया जाएगा, कोई कहता है गरीबों को फ्री चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। लेकिन गरीबों का कहना है उन्हें फ्री बिजली तो दूर, पैसे में भी बिजली नहीं दी जा रही। पैसे होने के बावजूद भी उनका इलाज नहीं हो रहा क्योंकि डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं। वादे पूरे करने के नाम पर चुनिंदा लोग लाभ लेते रहेंगे। अखिलेश सरकार ने कहा कि वो रिक्शा चालकों को रिक्शा देगी, लेकिन कुछ लोगों को बुलाकर उन्हें रिक्शे दिए और फोटो खिंचवा के मीडिया को भेज दी, जिससे लगा कि सरकार ने वादे पूरे कर दिए। इसके बाद सारी योजना के पैसे बाबुओं और नेताओं में बंट गए। युवाओं से आधुनिक तकनीक के नाम पर झूठे वादे। अखिलेश सरकार ने कहा वो युवाओं को टैब और टैबलेट देगी, मगर युवाओं का कहना है कि कुछ चुनिंदा लोगों को लैपटॉप दिए गए। वहीं इन लैपटॉप की क्वालिटी इतनी खराब थी कि ये 1 महीने भी नहीं चल पाए, क्योंकि ये एसर कंपनी से लिए गए थे, जिनकी बेचने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं थी। गरीबों को सत्ता का सुख नहीं मिले। सत्ता का सुख केवल सत्ताधारी के कुछ लोगों को ही मिलता है। गरीबों को योजना और हक उनके लिए बनने के बाद भी गरीबों को हक नहीं मिलता, क्योंकि सारी योजनाएं पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों की ही हो जाती हैं। ऐसे में गरीबों को हमेशा गरीबी में रहना होता है। चुनावी वादों के घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार जारी रहेगा। घोषणा पत्र में घोषणा तो कर देते हैं राजनीतिक दल, मगर कभी इन वादों को पूरा करने की कोशिश नहीं करते। ऐसे में देश की जनता के साथ ये सबसे बड़ा धोखा होता है। पैसे लेने से ज्यादा वादा करके उसे पूरा नहीं करना जनता के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि झूठे वादे करके ये लोग जनता को आसानी से लूट लेते हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ जी, नरेश बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से। बोलिए। सर, ये जितने ये घोषणा पत्र हैं सब झूठ का पुलिंदा है। कोई इसको पूरा नहीं करता है। सुशासन के दावे करते हैं, जनता को राशन नहीं देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। कुर्सी खरीदी जाती है, सेवा भाव इनमें है नहीं, लालच है, इसीलिए कुर्सी की लड़ाई चलती रहती है। लोगों को फटे हुए अपने कपड़े दिखाते हैं और बाहर विदेशों में घूमते फिरते हैं। ये नेता लोग जो है ये लोगों को गरीब बना के खुद अमीर बन जाते हैं। बिल्कुल, आप नाम लेके बोलिए, कोई हर्ज नहीं है। राहुल गांधी एक तरफ फटी हुई जेब दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ 4-4, 5-5 लाख रुपए घंटा जिसका चार्ज है, ऐसे हेलीकॉप्टर को लेके चुनाव प्रचार पर कर रहे। 2-2 हफ्ते विदेश में नया साल मनाने जा रहे हैं। आखिर ये झूठ, ये छलावा कब तक? एक और आपको इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूं। ऐसे मेरी नजर पड़ी, मेरे सामने तमाम राजनीतिक दलों के पिछले घोषणा पत्र है। कितना बड़ा मजाक है, देखिए ये लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक है। भूल भी जाते हैं, इतने ढीठ है हमारे देश के राजनेता। मेरे सामने कांग्रेस का पिछले चुनाव का 2012 का घोषणा पत्र का एक प्रेस नोट है। यह प्रेस नोट में कहा गया है कि आगामी, मतलब तब के चुनाव के घोषणा पत्र को घोषित कर रहे हैं। दिल्ली में, देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के हैं, कांग्रेस के नेता थे और उत्तराखंड के प्रभारी थे। इस वक्त भाजपा के केंद्र में मंत्री है। इस घोषणा पत्र का क्या हुआ, उनको आप सवाल पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो इस वक्त भाजपा में है, कांग्रेस में नहीं है। दूसरी बात, इसी घोषणा पत्र की ये नियति का कांग्रेस के साथ छलावा है या हिंदुस्तान के साथ, ये समझने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन
इसी घोषणा पत्र को 3 बड़े लोगों ने घोषित किया था पिछली बार। उसमें एक नाम था तब के टिहरी से सांसद विजय बहुगुणा, जो बाद में उत्तराखंड के कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। आज कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में है। भाजपा ने भले टिकट नहीं दिया हो, लेकिन कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। इस घोषणा पत्र का क्या हुआ पूछने के लिए आपके पास कोई माध्यम नहीं है। तीसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष तब थे यशपाल आर्य। यशपाल आर्य अपने बेटे को टिकट नहीं मिलने के कारण इस बार कांग्रेस छोड़ के 12 बजे बीजेपी ज्वाइन की और 3 बजे टिकट मिल गया बेटे के साथ। अब कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पिछले बार जिस 3 नेताओं ने डिक्लेयर किया था वो पार्टी में ही नहीं है। तो इस चुनाव में आप सवाल किससे पूछेंगे? आखिर पिछली बार उत्तराखंड का चुनावी घोषणा पत्र डिक्लेयर करते समय आज के वहां के मुख्यमंत्री हरीश रावत तो केंद्र में कांग्रेस के मंत्री थे, वो कहेंगे कि मुझे पूरा पता ही नहीं था, या ये सवाल भी कौन पूछ रहे? इतना भद्दे मजाक, इतना छलावा क्यों? क्योंकि आप और हम चुप है। कलर, जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, जय हिंद। हाँ जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, असल के अंदर ये जो आप दिखा रहे हो अभी, और अरुण जेटली साहब ने अभी घोषणा पत्र जारी किया है पंजाब में। बिल्कुल। तो उसके बारे में एक शब्द नहीं दिखाया कि अकाली पंजाब। आप झूठ मत बोलते जाइए, पूरा कार्यक्रम देखिए। अभी अभी मैंने अरुण जेटली का पूरा वीडियो दिखाया। जरा पार्टियों के एजेंट बनकर कॉल करना बंद करे, पूरा देखिए। एक दल को भी बख्श नहीं रहा हूं, फिर कहता हूं, आजादी के बाद हिंदुस्तान के हर दल ने, किसी भी दल ने नहीं छोड़ा है। अनुपात कम ज्यादा हो सकता है, हिंदुस्तान के जनता के साथ घोषणा पत्र के नाम से छलावा किया है। फिर बोल रहा हूं। आपको उत्तराखंड की एक और बात बताता हूं। उत्तराखंड में उन्होंने कहा था पिछली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस प्रयास किए जाएंगे, जनप्रतिनिधियों को, नौकरशाही को हर साल संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। हर साल 5 साल हुए, किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं पूछा। इस बार घोषणा पत्र में ये दोबारा भी छापेंगे तो देश की जनता या राज्य की जनता इसको नहीं पूछेगी। दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों, कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, क्योंकि लोग शहरों की तरफ भागना चाहते हैं। कोई विशेष इंसेंटिव नहीं होने के कारण लोग दुर्गम क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। घोषणा हुई, हुआ कुछ नहीं। अच्छी घोषणा थी, होती तो फायदा ही होता, राजनीतिक फायदा भी होता, लेकिन वो नहीं, क्योंकि झूठ बोलो और ठेठ चलो, कुछ नहीं होता, आदत पड़ी हुई है तमाम। और एक घोषणा, शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे, महाविद्यालयों में बालिका शिक्षा मुफ्त होगी, वास्तव में नहीं हुई। ऐसे कितने वादे हैं। उत्तराखंड के और वादे हैं। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन शुल्क माफ किया जाएगा, माफ नहीं किया गया। नई श्रम नीति बनाकर निर्माण किया जाएगा, फैक्ट्रियों में शोषण रोका जाएगा, कुछ नहीं हुआ। और बल्कि अपने राज्य से उद्योग पलायन ना करे, इसलिए मजदूरों के बजाय मालिकों का हित देखा गया। तमाम वादे, तमाम घोषणाएं। एक और घोषणाएं मेरे पास यहाँ पंजाब की आई हुई है। पंजाब में उन्होंने पिछली बार कहा था कि किसानों के लिए प्रोविडेंट फंड पीएफ लाएंगे। इस स्कीम का क्या हुआ? कहीं बाद में यह खबर तक नहीं छपी। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। सर नमस्कार। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये जानना था कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए का ऐलान किया लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, सवाल रिपीट ना हो तो अच्छा रहेगा। थोड़ी देर पहले एक कॉलर ने ये बात कही है। दूसरा कुछ आपको कहना है? अब मुझे ये कहना है कि सर मोदी जी ने जो 15 लाख, बिल्कुल, ये अभी ये मुद्दा उठ चुका है। मोदी जी का और भाजपा ने कभी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाने की भी बात कही थी। अब इस बार मैंने चलते चलते में उनके प्रभारी को जब ये पूछा कि मंदिर का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा यह अब राजनैतिक मुद्दा, एजेंडा नहीं है, घोषणा पत्र में नहीं रहेगा, हमारे मन में है। लेकिन घोषणा पत्र में क्यों नहीं है? जब पिछले घोषणा पत्र में था तो अब क्यों नहीं है, ये भी पूछिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? बोल रहा हूँ मैं। हाँ जावेद मलिक। बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो चुनावी सभा में इतना बोले थे कि 14-14 लाख रुपया, सारे लोग अगर 14-14 लाख वाला ही सवाल दोहराएंगे तो हम फंस जाएंगे। भाजपा ने और भी वादे किए हैं, उनको सवाल पूछिए, उसको लेकर जरूर पूछिए। धन्यवाद। उपाय दिखाते हैं, क्या उपाय हो सकता है?
घोषणा पत्र के साथ पुराने घोषणा पत्र पर हुए कार्यों की भी लिस्ट जारी हो। जैसे अखिलेश यादव ने नया घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन पुराने घोषणा पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अखिलेश यादव से ये पूछना चाहिए चुनाव आयोग को कि पिछले वादों का क्या हुआ। वादा पूरा नहीं करने वाले राजनीतिक दलों से कानूनी रूप से सवाल जवाब तलब हो। चुनाव आयोग और कोर्ट को ऐसे राजनीतिक दलों से सवाल करने और उन्हें दंडित करने का हक होना चाहिए जो अपने वादों को पूरा करने में कोताही बरतते हैं। अगर ऐसा होगा तो राजनीतिक दल लोक लुभावन वादे नहीं करेंगे। जनता ऐसे दलों को सबक सिखाए जो योजनाओं का हक सभी को नहीं देकर अपने लोगों को देते हैं। गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उनका फायदा गरीबों और संबंधित व्यक्ति को नहीं मिलता। इन योजनाओं का फायदा ऐसे लोगों को मिलता है जो सत्ताधारी दलों के नजदीकी होते हैं। वादा पूरा न करने वाले राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो ऐसे दलों पर सख्त कार्रवाई करे जो केवल और केवल लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ जनता का नुकसान होता है बल्कि देश में भ्रष्टाचार और लालच बढ़ता है। मित्रों, 1 घंटे तक हमने आपके सामने इस चुनावी राज्यों की बात की। छोटा सा राज्य है गोवा, लेकिन गोवा की भी चर्चा होनी चाहिए। भाजपा की सरकार वहां दोबारा मत मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए सामने जा रही है। पिछली बार मुख्यमंत्री का चेहरा रहे मनोहर पर्रिकर, अब केंद्र में रक्षा मंत्री है। लेकिन मनोहर पर्रिकर ने पिछली बार वादा किया था कि गोवा में जो इंग्लिश स्कूल है उनको बढ़ावा देने के लिए जो सरकारी नीति है, जो अनुदान है, वो देने के बजाय वो बंद करेंगे और वहाँ जो प्रादेशिक भाषा है मराठी और कोंकणी को भाषा को बढ़ावा देने के लिए उन स्कूलों को ज़्यादा अनुमति देना, चल रहे स्कूलों को पैसा देना, इसको बढ़ाएंगे। ये नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर आरएसएस का एक छोटा तबका अलग होकर अलग से पार्टी बनाकर शिवसेना और अन्य दलों के साथ मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ रहा है। उस पर अब दोबारा भाजपा के घोषणा पत्र में क्या रहेगा, ये गोवा के घोषणा पत्र के घोषणा के समय देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मित्रों, कार्यक्रम के आखिर में मैं सुरेश चौहान के देशवासियों को आह्वान करता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र को भरोसा मत करिए। राजनीतिक दल को कहिए कि अगर तुम घोषणा पत्र देना चाहते हो तो एफिडेविट पर, स्टैंप पेपर पर छाप कर उसको नोटराइज करके हमको दे दो। अगर तुम पूरा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके, ऐसा अधिकार दो, तब हम तुम्हारे इस घोषणा पत्र पे विश्वास करेंगे। देश के मीडिया के मित्रों को भी आह्वान करता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र के कार्यक्रम में ये जरूर पूछिए कि पिछली बार क्या हुआ, और ये पूछिए कि अगर आप इतने आश्वस्त है तो इस घोषणा पत्र को आप एफिडेविट पर छाप कर क्यों नहीं देते। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक 7 दशकों से चला आ रहा ये छलावा कभी भी नहीं रुकेगा। कभी तो रुकना चाहिए और इसलिए बिंदास बोलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।